तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे छोड़ के चली गई। लोकल जिम से एकदम मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर एमपी। आपके रोंगटे खड़े नहीं, आप स्टेज पर खड़े हो गए। तो आपका कोई रोल मॉडल था फिटनेस? एक मेरे रोल मॉडल थे दुनिया में नहीं। इंसान किसी भी एज पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। अपने से प्यार करना आना चाहिए। तो मसल गेन के लिए 5 बेस्ट फूड्स कौन से बोले? तो ये जो सत्तू वायरल हुआ है, इसका क्या रियलिटी है? सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बटोरने के लिए है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अल्कोहल वो आपके नेक्स्ट डे के डाइजेशन को खराब करती है। एंड व्हाट ओपिनियन यू हैव ऑन बियर बेली? जैसे लड़कियों को पीरियड पेन में रिलीफ देने के लिए कौन से रेमेडी है? तो क्या ये वे प्रोटीन सेफ है? ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप पैसे दोगे ना और बोलोगे नहीं ये वे प्रोटीन के बारे में अच्छा बोले तो अच्छे से बोलने लेते हैं। भाई अगर कोई इंसान जिम चालू ही कर रहा है, बिगनर है, तो उसके लिए सेफेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है? भाई बॉलीवुड में भी स्टेरॉइड्स बहुत यूज करते हैं। 90% सेलिब्रिटी यूज करते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है? एक फूड जो लोग हेल्दी समझते हैं पर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक एक्सरसाइज जो बिगनर्स अवॉइड करें। अल्कोहल का एक मिथ जो इंसान मानता है। फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ। सिर्फ अगर 15 मिनट वर्कआउट करना हो तो बेस्ट वर्कआउट क्या होगा? नीरज भाई, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। बिफोर वी स्टार्ट आवर पॉडकास्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। जय श्री राम। सबसे पहले तो एक कमजोर बच्चा, कब दुबला पतला 40-50 किलो का, हमेशा ड्रीम देखता है कि यार हीरोज को देखता है वो, या फिर अपने ब्रदर्स को या फिर बॉडी बिल्डर्स को देखता है, उसको लगता है यार मैं भी कभी ऐसा करूँगा। तो सेम मेरी भी कहानी रही है। मैं बहुत दुबला पतला सा था, अच्छा। बहुत कमजोर सा था, जिसको अटेंशन नहीं मिलता था कभी। देखता था कि यार जो थोड़ा सा हैवी दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। सो मैंने भी सोचा कि यूज़ करना चाहिए लाइफ में। तो छोटा सा जिम ज्वाइन करा, जो कि इंदौर का बहुत फेमस पुराने टाइम में जिम था, नेहरू स्टेडियम। और ज्वाइन करा, थोड़ा सा घर वालों का सपोर्ट लिया, थोड़ा सा खुद से अपना नॉलेज गेन किया, और फिर अभी जर्नी स्टार्ट करी। साथ करते गए फिर कंपटीशन खेलने का थोड़ा सा मोटिवेशन आया वहाँ पर। कंपटीशन, स्पेशली लोग कंपटीशन खेलने आते थे उनको देख के कंपटीशन खेलने का थोड़ा सा जुनून आया। कंपटीशन खेला, पहले नंबर नहीं लगते थे बिकॉज पैसे नहीं रहते थे, डाइट प्रॉपर होती नहीं थी। फिर धीरे धीरे जॉब करी, डाइट के लिए पैसा इकट्ठा करा, जॉब करी, फिर थोड़ा पैसा आने लग गया तो सप्लीमेंटेशन पे पैसा लगाया, डाइट पे पैसा लगाया, थोड़ा नॉलेज गेन किया। मेरा कोई गुरु नहीं था, सिर्फ वीडियो देख के, यूट्यूब देख के अपना गेम के लिए तैयारी करता था। मेरा गेम ऐसा था कि जिसके बारे में नॉलेज इंडिया में बहुत कम लोगों को था। का नाम है मेंस फिजिक, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है सारे यंगस्टर्स में। सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि एक मेंस फिजिक एथलीट जैसी बॉडी हो, क्योंकि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव बॉडी होती है, बहुत बल्कि नहीं होती है, बट यस बहुत डिफाइंड होती है, सेपरेशन, डेफिनेशन, बहुत कुछ होती है उसमें। तो उसका नॉलेज गेन किया यूट्यूब से। मेरा पेपर में भी आया था कि एक लड़के ने एक एकलव्य ने यूट्यूब में देख के अपना कंपटीशन की तैयारी करी, उस कंपटीशन में जीता और इंडिया का नाम किया। तो बस मैंने वहीं से नॉलेज गेन किया, कॉम्पिटिशन्स खेलता गया, और फिर मिस्टर ओलंपिया जो एमेच्योर हुआ इंडिया में, वो उसमें पहली बार मैंने सिल्वर मेडल लिया इंडिया के लिए। वाओ। और उसके बाद 1-2 मेडल्स और लाया मैंने। फिर उसके बाद मिस्टर एमपी, वेस्टर्न इंडिया, सभी कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी अच्छे मेडल्स और ट्रॉफीज जीती मैंने। तो ये कौन से साल की बात है भाई? विच ईयर यू वॉन? ये मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी 2011 से। बट आपको जैसा बताया कि उस टाइम पे मेरे कोई अचीवमेंट्स नहीं थे, पैसे नहीं रहते थे, तो जैसे जैसे मैं अपना वर्कआउट और डाइट पूरा करता था। बट मैंने जो अपना पीक पकड़ा है वो 2017 से पकड़ा था। मैंने फिट फैक्टर भी जीता, इंडिया लेवल में मैंने सिल्वर मेडल जीता था। थोड़ी सी पर्सनैलिटी हो गई थी, नहीं तो मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ। फिर उसके बाद ओलंपिया में मैंने, जो कि एमेच्योर ओलंपिया है, उसमें मैंने अपना सिल्वर मेडल जीता हूँ। 2017-18 में भी जीता है टाइटल। फिर उसके बाद अपनी पूरी जर्नी को आगे बढ़ाया। सो भाई ये मतलब माइंड में कैसे आया? लाइक लोकल जिम से एकदम मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर एमपी, तो लाइक ये सिर्फ मसल की कहानी तो नहीं है, मैडनेस की भी कहानी लग रही है। सो व्हाट मेड यू लाइक डू दिस? जब भी मैं अपने आप को आईने में दिखता था तो मैं सोचता था क्या मुझे ऐसे ही दिखना है लाइफ टाइम, राइट। कुछ अचीव करना है। राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट तो था नहीं, कोई डांस वगैरह करना आता नहीं था, स्पीच देना आता नहीं था, हाँ। या कोई अलग अलग टैलेंट नहीं था। हाँ, मैं एजुकेशन में अच्छा था, बट उसके अलावा कोई टैलेंट नहीं था।
तो मैंने बोला मैं यही एक चीज कर सकता हूँ अपनी लाइफ में जो मुझे आगे बढ़ाएगी। तो मैं खुद को देख के ही मोटिवेट होता था कि यार नहीं, मुझे अपने को उस लेवल पे देखना है जहाँ पर सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें और अपना आइडल माने। बस मेरा मोटिवेशन हो ही था। तो भाई मतलब क्या फीलिंग रहती है लाइक जब आप मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे थे, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक व्हाट्स द फीलिंग, क्या कैसा सेटअप रहता है, जब क्या आप बहुत सारी कंट्रीज हम्म से पार्टिसिपेट कर रही है और आप अपने भारत देश के लिए खेल रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो फीलिंग मैं अपने यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। आपके रोंगटे खड़े रहेंगे जब स्टेज पे खड़े हुए, मतलब हाथ पैर कांपते हैं आपके, आपको लगता है कि अब क्या होगा। इतने सारे एथलीट्स हैं और सब बहुत टैलेंटेड और सब इक्वली मेहनत करके आए हैं। तो उनके बीच में खड़े होना, उनके बीच में कम्पीट करना, उनके बीच में टाइटल जीतना एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। तो आपका कोई रोल मॉडल था फिटनेस में, लाइक किसी को फॉलो किया, किसी से कुछ सीखा? मॉडल की बात करें तो देखिए बचपन से हम बहुत सारे हीरो हीरोइंस को मतलब हमेशा अपना आइडल मानते आए। मैं भी मानता था जॉन अब्राहम को और सलमान खान को। देख के लगता था कि यार इतनी अच्छी बीवी कैसे हो सकती। बस उनको देख के थोड़ा सा वर्कआउट करना भी स्टार्ट किया था। तो वो मेरे रोल मॉडल थे। फिर बाद में बॉडी बिल्डिंग में चेंज होते गए। हाँ, और एक मेरे जो रोल मॉडल थे इस दुनिया में नहीं है, इनके भी रिसेंटली डेथ हुई है कुछ इंजरी के चलते। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह घुम्मन। कि इंडिया के पहले आईएफबीबी प्रो थे। कि अब लोगों को आईएफबीबी प्रो का मतलब भी नहीं पता था जब वो इंटरनेशनली दूसरी कंट्री में जाके वो जीत के आए थे। और वो काफी सारी मूवीज में भी आए हैं, बहुत सारे रोल्स किए उन्होंने। तो वो मेरा आइडियल। अच्छा, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो यार डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ एक मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो मुझे हाँ हाँ, प्लीज फील फ्री, मतलब आप तो एकदम डिस्कस करो, चैनल का नाम ही अनफिल्टर्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या था कि हमारी गर्लफ्रेंड थी थोड़ी सी, वो लगता था उनको अच्छी फिजिक वाले लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, और हम थे नॉर्मल दुबले पतले से आदमी। वो छोड़ के चली रही। तो है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है। वो बंदा जो थोड़ा सा गुड लुकिंग है, सब दिखता है, अच्छी बिल्ड है, अच्छा पैसे वाला है। तो बस वहीं से थोड़ा सा हर्ट हुआ। उसके बाद में अपना जर्नी स्टार्ट करी मैं। अच्छा, तो लाइक इट हर्टेड योर ईगो एंड यू बिगैन दिस थिंग। तो भाई आज तो आप मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर एमपी जीत गए हो, तो फिर कभी उन्होंने ट्राई किया वापस आने का? या देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा बोलना चाहिए, मानना है कि अपने सिर से टूटा हुआ बाल चाहे कहीं भी गिरे, अपने सिर से चला गया ना, सो ट्रू, चला गया। तो भाई व्हाट डू यू फील लाइक इंसान किसी भी एज पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? रिसेंटली जैसे हनी सिंह की कहानी आई, कितना इंसान डिप्रेशन में था, लाइक हैड लाइक टफेस्ट डेज ऑफ हिज लाइफ एंड व्हाट अ कम बैक। एंड करंटली हम देख रहे हैं कि क्या मस्त जिम विम कर रहे हैं, बॉडी फिजिक पे काम कर रहे हैं। सो लाइक व्हाट डू यू फील इंसान किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? देखिए, ना वर्कआउट करने की कोई एज होती है, ना जिम ज्वाइन करने की कोई एज होती है, ना फिटनेस की कोई एज होती है। आप 12 ईयर्स की एज में जिम चालू कर सकते हो या फिर फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और 60 प्लस होने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, आपको अपने से प्यार करना आना चाहिए। जब आप देखोगे ना, आप समझ लोगे कि हाँ यही बंदा है जो मेरे साथ लास्ट तक रहेगा, इसको मैं आईने में देख रहा हूँ। तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास एक एग्जांपल और है। मेरे पास अभी एक लड़का आया है, वो अराउंड 200 केजी का हो, 200 केजी का है वो। और उसने अब सोचा है कि मुझे कम करना चाहिए, और उसने 60 डेज में अराउंड 30 केजी वेट ड्रॉप कर लिया है। इज अराउंड 170, राइट? सो खुद से प्यार करना आना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो किसी भी एज में। भाई ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर जिम ज्वाइन करते हैं, पर स्पेशली इंडिया में 80% लोग साल भर की मेंबरशिप लेते हैं, 2-3 महीने जाते हैं या कुछ हफ्ते जाते हैं फिर छोड़ देते हैं? तो ये क्यों होता है, लाइक व्हाट्स द माइंडसेट? देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी को देख के कोई काम स्टार्ट करोगे, जैसे आप बहुत से लोगों को देखोगे, वो आप अच्छे वेल बिल्ड देखेंगे तो आपको जोश आएगा कि यार नहीं मैं भी जिम जाऊंगा, इसकी जैसी बॉडी होना। लेकिन वहां जब जाके मेहनत करना पड़ती है, डाइट करना पड़ती है, थोड़ा कोचेस से सुनना पड़ती है गालियां, तो उनको बुरा लग जाता है। तो उसने 2 बात बोल दी, उनका हर्ट हो गया कि यार ये कौन होता है बोलने वाला। पहले के लोग गुरु को गुरु मानते थे, लेकिन आज के लोग जिम ट्रेनर को सर्वेंट मानते हैं, जो कि सबसे गलत है। अगर आप उसको गुरु मानोगे, उसको इज्जत दोगे, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट भी करेगा और आपको सिखाएगा। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ना गुरु को इज्जत देते हैं, ना उस पर्टिकुलर चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हमको लगता है कि बस जिम जाएंगे,
ज्वाइन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है। तो एक और काफी भी लोगों के पास इतना टाइम है नहीं। सही बात। तो एक परफेक्ट बॉडी के लिए मतलब क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स है, अगर मैं बोलूं टॉप 3 थिंग्स यू रिक्वायर फॉर अ परफेक्ट बॉडी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, क्योंकि मैं सबको देता हूँ, होती गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस आपकी अच्छी फिजिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज डेडिकेशन, तीसरी चीज है आपकी डाइट और वर्कआउट। तो दोनों को साथ में इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये साइमल्टेनियसली काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने डाइट कर लिया तो वर्कआउट नहीं करोगे तो चलेगा, या वर्कआउट कर लिया डाइट नहीं करोगे तो चलेगा। दोनों को इक्वली करना पड़ता है। तो सबसे पहले गाइडेंस, डेडिकेशन और फिर वर्कआउट एंड डाइट। और भाई कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन वर्कआउट कर लिया, 4 दिन छुट्टी बना ली, तो वहीं जीरो पे आ जाओगे वापस। कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के तारीख में मेजरली ये देखा कि कंसिस्टेंसी ही लैक करते हैं लोग। हाँ, उनको लगता है कि यार आज तो कर लिया, अब कल देखते हैं यार चलना है कि नहीं चलना है। दूसरे घर के काम आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड ने बुला ली, वहां चले जाते हैं, जवानी के काम याद आते हैं सिर्फ जिम के टाइम पर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि उनको जिम के टाइम पे ही सारे काम याद आते हैं। ऑफिस के, घर के, बच्चों के, मम्मी पापा के, गर्लफ्रेंड के, पैसे के लेन देन के, उनके व्यापार के, सब काम को वो 1 घंटे में ही याद आते हैं। तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, भाई तुम्हारे 1 घंटे सेपरेट करके आया करो, अपना फोन बाहर रखा करो और उसके बाद वर्कआउट करा करो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई जिम करने से क्या स्ट्रेस और एंजाइटी में भी हेल्प मिलती है? देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको इसका आंसर दूंगा। जब भी आप जिम करते हैं तो आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, नाम है डोपामिन। जब भी आपका डोपामिन रिलीज होगा, आपके कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है और जो मसल लॉस करता है, वो वाला हार्मोन को दबा देता है। तो जिम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप एक बार ट्राई करना, आपको स्ट्रेस हो, आप जब सिर्फ 20 मिनट्स कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेना, आपका स्ट्रेस लेवल ये नहीं बोलूंगा 100% कम हो जाएगा, लेकिन 80% तक कम हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रहेगा, हाँ मेरे पास एक काम है, करना है मुझे। तो जिम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रेस कम करने के लिए। एंड हाउ डज दिस हेल्प मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए? यार देखिए, स्ट्रेस कम रहेगा तो आप ऑब्वियसली बात है, आपकी मेंटल हेल्थ तो थोड़ी सी इंप्रूव हो ही जाएगी, है ना। वर्कआउट जो वो, जैसे आपने एक बात सुनी होगी, ऐसा बोला जाता है कि जिम जाने से आप ठस हो जाओगे, तो फिर आपका दिमाग कम काम करेगा, बट वो गलत है। आप जब भी जिम जाओगे, अपनी बॉडी को 1 घंटा दोगे, माइंड फ्री करोगे, तो आप एक अलग ही एनर्जी फील करोगे। आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ फील होगी, पावर फील होगा, और आपका फोकस बढ़ेगा। जहाँ आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई आपने इतनी तगड़ी बॉडी बना रखी है, आपका क्या रूटीन है? लाइक व्हाट इज योर डेली रूटीन? रूटीन तो मेरा बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिम जाने वाले को बहुत सारी चीजें करना पड़ती है। तो मेरा रूटीन बहुत सिंपल है। मेरा रूटीन ये है कि सुबह उठता हूँ, मैं अपना डाइट लेता हूँ, जिम जाता हूँ, अपना क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, खुद का वर्कआउट करता हूँ, दोपहर की डाइट लेता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, इवनिंग जाता हूँ, क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, डाइट लेके सो जाता हूँ। मेरा तो भाई बिना जिम जाए भी फिट रहना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको समझ होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आप अपनी कार्डियो एक्टिविटी से भी आपको फिट रख सकते हैं, आप वॉक करके भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, आप घर पे वर्कआउट करके भी आपको फिट रख सकते हैं। आपको सिर्फ मेंटेन करना है अपनी कैलोरीज, अपनी डाइट, अपना हाइड्रेशन और आपकी स्लीप। बट अगर कोई जिम नहीं जा रहा है तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर नहीं रहा, तो मतलब मसल तो आएगा नहीं। तो डिफरेंस क्या है फिट रहने में एंड मसल बिल्डिंग में? फिटनेस सिर्फ मसल दिखाना ही फिटनेस नहीं होती है। एग्जैक्टली। फिटनेस आपकी ओवरऑल होती है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज, आपका स्टेमिना, आपकी एंड्योरेंस, सब कुछ आता है। वो यही नहीं कि सिर्फ अपना वजन उठा लिया और आप फिट कहलाओगे, आपको ओवरऑल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर आप दिख रहे हो अच्छे वेल बिल्ड दिख रहे हो तो आप फिट हो। भाई आपने डाइट का अभी जिक्र किया था, तो अगर कोई इंसान मोटा है, अगर उसको फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस के मतलब अगर किसी को फैट लूज करना है तो उसको क्या करना चाहिए इनिशियली? तो सबसे पहले डाइट कंट्रोल करना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए उन्हें खाना क्या है, क्योंकि आजकल के लोगों को यही नहीं पता है। जैसे घर वाले बोलते हैं रोटी नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, कि रोटी सबसे ज्यादा दुश्मन होती है फिट बॉडी की। आदमी मोटा ही रोटी खाने से होता है। रोटी में होता है ग्लूटन, जो कि ग्लू टाइप का प्रोटीन होता है, जो आपके इंटेस्टाइन को चोक करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये बहुत सारी चीजें हैं
जो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये खाना है। तो राइट डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 5 फूड्स क्या हैं फैट लूज के लिए, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगा हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें कि आपका, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, और वाइट राइस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइट करते हैं तो रोटी के बजाय आप वाइट राइस खाओ। और साथ ही साथ अपने ग्रीन्स, लाइक अपने ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई ब्राउन राइस, जैसे आपने वाइट राइस बोला, लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्राउन राइस खाने चाहिए अगर आपको फैट लूज ठीक है, करना मैं कभी किसी को ब्राउन राइस खाने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। है। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि दोनों का डाइजेशन डिफरेंट है। ओके वाइट राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी में, ब्राउन राइस को टाइम लगता है। ओके। और भाई अगर कोई फैट लूज की जर्नी में है, तो ऐसी कौन सी गलतियां वो करता है कि जिससे उसकी जो जर्नी है वो खराब होती है, लाइक टॉप मिस्टेक्स? सबसे बड़ी मिस्टेक है भूखा रहना। ओके। लोगों को लगता है कि हम भूखे रहेंगे सब जल्दी पतले हो जाएंगे, लेकिन वो पतले नहीं होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। वहीं वो फिर से खाना चालू करेंगे, वो फिर मोटे हो जाएंगे, डबल से मोटे होंगे। जितना भी उनका वेट है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें भूखा नहीं रहना है, हमें राइट फूड खाना है। ओके। और अगर कोई फैट, जैसे फैट लूज तो ठीक हो गया, अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? कैलोरी सरप्लस, हाँ। लाइक आपकी जो, आप सबसे पहले अपना बीएमआर कैलकुलेट करो। हम्म वो जितना आता है, आपकी बॉडी की नीड्स इतनी कैलोरीज की, हम्म, अगर आप उससे सरप्लस खाएंगे तो आपका हम्म, वेट बढ़ेगा। वो कैलोरीज आपकी प्रोटीन से होना चाहिए, तब जाके आपका मसल गेन भी होगा। ओके। पता चल रहा है आप कार्ब्स खा रहे हैं, आप मोटे हो जा रहे हो, लेकिन आपको मसल गेन नहीं है। भाई अगर किसी को मसल वेट गेन करना है, तो मसल गेन के लिए 5 बेस्ट फूड्स कौन से बोलेंगे आप? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वेजिटेरियन बंदा है हम्म तो जितना भी एनिमल सोर्स का, जैसे कि मिल्क का डेयरी प्रोडक्ट है, उसके फूड कंज्यूम करेगा। जैसे कि कर्ड हो गया, है ना, पनीर हो गया, अपना बटर मिल्क हो गया, ये वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसको वेट गेन प्रॉपर तरीके से करना है तो उसके साथ में वो राइस को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना ग्रीन वेजीज ऐड कर सकते हैं, पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, आलमंड बटर ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आजकल वो बोलते हैं वो सत्तू जो चल रहा है, आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी गट हेल्थ खराब करता है। अच्छा, तो ये जो सत्तू वायरल हुआ है, इसका क्या रियलिटी है? सत्तू की रियलिटी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। वो मेरा स्टूडेंट था, हाँ इसका नाम वो जो सोनिधि चल, वो हाँ सत्तू किंग बोलते हैं जिन, हाँ वो मेरे स्टूडेंट थे। और वो जो नुस्खे बता रहे हैं आज, हाँ उसके बारे में यही बोलना चाहूंगा कि वो एक ही दवाई से 50 लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ बीमारी चाहे 50 डिफरेंट हो, लेकिन वो एक ही दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ तो वो चीज़ गलत है। हाँ मतलब आप एक कॉमन वीडियो बनाते हो और आप सबको बोलते हो ये फॉलो करो, हाँ क्या वो आपकी बॉडी की सही है? हाँ नहीं, हाँ। आपको पता करना पड़ेगा। हम्म तो मैं उस बंदे के लिए बोलूंगा कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हम्म वो जो नुस्खे बता रहा है, आप पहले उस पर रिसर्च करो, थोड़ा सा गूगल करो, या फिर किसी से पूछो, या अपने डॉक्टर से पूछो कि ये सही भी बता रहा है या नहीं। आप ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करोगे तो क्या पता आपको दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो सत्तू की अगर साइड इफेक्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्या साइड इफेक्ट है? तो साइड इफेक्ट ये है कि आपकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है, आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक करेगा वो, और गैसेस बहुत करेगा आपकी बॉडी में। क्योंकि अब जिस क्वांटिटी में सबको लोग रिकमेंड करते हैं, वो अपनी बॉडी उतना डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है। ओके तो डाइजेशन का मेन इशू है। ओके। भाई कार्ब्स ह्यूमन बॉडी के लिए एनिमी है या एसेंशियल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कार्ब्स कौन सा फॉर्म खाना है, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। कार्ब आपको कब खाना चाहिए? अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं आपको बोलूंगा वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद आप कार्ब्स खाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर आप सोने से पहले कार्ब्स को खाओगे तो वो आपको मोटा करेगा। ओके। जैसे जिम डे होता है वर्सेस रेस्ट डे, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम कार्ब्स को? देखिए, अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप जिम डे पे हैं तो जिम डे पे तो आपको बता दिया मैंने कि वर्कआउट में वर्कआउट के बाद आप कार्ब्स खा सकते हो, बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, और उसका वेस्टेज नहीं होगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा कुछ। वही अगर रेस्ट डे की बात करते हैं तो रेस्ट डे में आप ब्रेकफास्ट में कार्ब्स ले सकते हो। कि रेस्ट डे में आप लेट उठते हो, ठीक है, फिर आप थ्रू आउट द डे आपका पूरा रेस्ट चलता है, तो आपको उसको डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप जब आप सो के उठते हो आपकी बॉडी भूखी होती है, तो उस टाइम में अगर आप कार्ब्स लोगे तो बॉडी उसको ज्यादा फैट में कन्वर्ट नहीं करेगी और इजीली अब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्ब्स दुश्मन नहीं है, गलत कार्ब्स दुश्मन है आपकी बॉडी। कार्ब्स को गलत तरीके से खाना दुश्मन है हमारे लिए। भाई एक फिट बॉडी के लिए लोग बोलते हैं कि हफ्ते के अगर आप 2-3 ड्रिंक पी ले रहे हो
तो कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अल्कोहल? देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट मैं आपको उसका जवाब ऐसे ही दूँ. ड्रिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वीक में एक बार करते हैं तो. और अगर आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है या बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीक में एक दो ड्रिंक ले लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट उसकी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है, और आपकी अगर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है तो एक दो ड्रिंक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. भाई कितना परसेंट अल्कोहल एक ह्यूमन बॉडी के लिए सही है इन अ वीक जिससे वो फिट रह सकता है? देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा अल्कोहल सही है बॉडी के लिए, बट हाँ बहुत से लोगों को, जैसे बहुत से लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन उनको अल्कोहल की आदत होती है, तो वो एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं उसको. तो वो एक दो बैग वीक में मारने हैं 30 ml से 60 ml तक के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. एंड व्हाट ओपिनियन यू हैव ऑन बियर बेली? क्या ये बियर सच में बॉडी को फैट देती है या मिथ है? बियर बेली मिथ तो नहीं है. बियर बेली फैट कैसे देती मैं आपको बता सकता हूँ. हाँ जी. जब भी आप बियर पीते हैं या फिर बियर कंज्यूम करते हैं तो वो आपके नेक्स्ट डे के डाइजेशन को खराब करती है. और नेक्स्ट डे अगर डाइजेशन खराब हो गया आपका, तो आप जो भी फूड खाएंगे नेक्स्ट डे वो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. तो अगर फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो बॉडी क्या करेगी, उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी. तो बस यही है बियर बेली का मेन चीज़ है. बियर पियोगे फैट बढ़ेगा, और फैट सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है अपने बेली साइड पे. ओके. तो वो बियर और बेली का ऐसा रिलेशन बताया है. ओके. भाई अगर कोई इंसान है जिसको फिट रहना है, तो जिम भी जाता है पर उसको पीना भी है, तो कौन सी अल्कोहल वो ले सकता है जिससे जो कम नुकसान करे उसकी बॉडी में? देखिए अल्कोहल तो नुकसान करती है, चाहे वो ही हो. मैं पर्टिकुलर कोई किसी चीज़ का नाम नहीं लूंगा कि ये ब्रांड ले सकते हो या आप विस्की बियर राम ये सब. आप अगर आपको सही में पीना ही है तो सेम डे आप हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रखो. ओके. अगर आपको पता है कि आपको इवनिंग में पार्टी में जाना है, आपको पीना ही पड़ेगी, तो आप फुल डे बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखो ताकि उसका जितना भी होने वाला नुकसान है वो कम हो जाए. ओके. फैट लॉस की जर्नी में अल्कोहल को बिगेस्ट एनिमी क्यों माना जाता है? अगेन वो डाइजेशन खराब करती है. ओके. डाइजेशन खराब होगा तो आपकी बॉडी फैट ही बनाएगी. हाँ. आपकी बॉडी मसल पे वर्क नहीं करेगी, पीएमआर आपका लो हो जाएगा, और बॉडी फैट बनाना चालू कर देगी. यूजली लोग बोलते हैं कि वाइट स्पिरिट्स आर मच बेटर देन विस्की और बियर. यू कैन लाइक, अगर आप जिम करते हो तो आप वाइट स्पिरिट्स लाइक वोडका और टकीला या जिन, ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू विस्की. तो क्या ये सच है या मिथ है? देखिए डिटेल स्टडी करी है फिटनेस में अनुसार, इसके बारे में इतनी डिटेल स्टडी नहीं करी हुई कि वाइट स्पिरिट अच्छी है या फिर विस्की बियर अच्छी है. हाँ. अल्कोहल कोई भी हो वो इक्वली हार्म करती है. ओके. भाई एक फिट बॉडी के लिए दिन में कितना पानी पीना चाहिए इंसान को? मेरा मानना है सर कि अब फिट बॉडी रखनी है और आप वर्कआउट करते हैं तो कम से कम आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए. ओके. ऐसा क्यों? क्योंकि वर्कआउट आप जब भी करते हैं अपनी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको 1 से 2 लीटर पानी चाहिए रहता है. और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, नॉर्मल आपका रूटीन है लेकिन एक्टिव लाइफ है, तो आप 4 लीटर तक पानी पीजिए. ओके. सफिशिएंट हो आपको. ओके. और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रहा है आज की तारीख में इंडिया में, ये क्या है और इसका ये मतलब सच में हेल्पफुल है या ओवर हाइप्ड है? देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है. आपने पुराने लोगों को देखा होगा वो फास्ट करते थे, वो 8-8 9 दिन तक फास्ट कर लेते थे, जैसे कि वो गांधी जी ने दांडी यात्रा में पतना फास्ट किया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत बहुत दिन तक भूखे रह लेते हैं. फास्टिंग उसी को बोलते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए क्लीनिंग का काम करती है. आप जितना मैक्सिमम टाइम के लिए फास्टिंग करेंगे आपकी बॉडी उतनी क्लीन होगी. बट आजकल क्या कर रहे हैं लोग, एक दिन फास्ट करेंगे फिर उसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे नहीं, उसको थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग बना दिया है कि कुछ घंटे की फास्टिंग और कुछ घंटे फिर खाते हैं, वो फिर फास्टिंग करते हैं फिर खाते हैं, तो उसको बैलेंस नहीं कर पाते. अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो वो उतनी ही डेंजर हो जाती है, वो डबल हार्म करने लग जाती है आपकी बॉडी को. तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में करो. आप उसकी टाइमिंग, उसकी लिमिट, आपको उसकी जो डाइट होती है सब कुछ पता होना चाहिए. अदरवाइज आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, मतलब डेंजरस है. ओके. मतलब ऐसा देखा गया है भाई कि इंडिया में अक्सर लोग ब्रेकफास्ट छोड़कर ब्रंच टाइप का कल्चर है कि सीधा ब्रंच, हैवी ब्रंच कर लेते हैं. व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मेरा मानना यही है कि ब्रंच में आप लेते क्या है. अगर आप हैवी ब्रंच भी कर रहे हैं तो
उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स तो नहीं है या बैलेंस डाइट है कि नहीं है, वो मैटर करता है। पता चले कि आपने पोहा, उपमा, अचार, सलाद, पापड़ ये सब खा लिया आपने ब्रंच में और फुल डे आपने कुछ नहीं खाया, तो वो आपकी बॉडी में हानि करेगा। वहीं अगर आप इक्वल और बैलेंस डाइट लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द ब्रेकफास्ट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी रात भर की फास्टिंग होती है, आपकी बॉडी भूखी रहती है, तो आपकी बॉडी बोला जाता है जी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। कैटाबॉलिक स्टेट वो होता है जब आपकी बॉडी मसल को खाने लग जाती है, अगर लॉन्ग टर्म तक भूखी रहती है तो उसको सबसे पहले डाइट चाहिए होती है हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स और लो फैट। ओके। तो सबसे पहले उठ के आप अच्छे से ये प्रोटीन मील बनाओ, साथ में थोड़ा कार्ब ऐड करो, थोड़ा फैट ऐड करो, इसमें मकबूल मील बोला जाता है, तो वो ब्रेकफास्ट में ऐड करना है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। और लाइक जैसे आपने डाइट की बात करी, तो अगर मैं पूछूं आपसे टॉप 3 बेस्ट ब्रेकफास्ट फूड्स वर्सेस टॉप 3 वर्स्ट ब्रेकफास्ट फूड्स, तो आप क्या बोलोगे? ब्रेकफास्ट में आप एग ऑमलेट ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर वेजिटेरियन है तो पीनट बटर ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन फाइबर कार्ब सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें। म्यूसी होती है, म्यूसी आप यूज़ कर सकते हैं। दलिया। दलिया, मिल्क कर्ड वगैरह भी सब यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप सबसे वर्स्ट पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको बताऊंगा जो हमारा इंडियन फूड में चलता है, हाँ। वो पोहा जलेबी, हाँ। वो सबसे खराब चीज़ है ब्रेकफास्ट में। हाँ। वो कभी नहीं खाना चाहिए। खमन वगैरह जो लोग खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं हाँ। और ये बॉडी को थोड़ा सा लेथार्जिक बना देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। नहीं, जैसे किसी को ब्लोटिंग का इशू है, तो क्या रेमेडी आप सजेस्ट करोगे टू अवॉइड ब्लोटिंग? दो चीज़ें बनाओ, सबसे पहला होता है हाइड्रेशन, पानी। पानी को पियो अगर ब्लोटिंग होती है तो। दूसरी चीज़ फाइबर डालो बॉडी, फाइबर जैसे ग्रीन वेजीज हुए, अपना सैलड्स हुए, स्प्राउट्स हुए, या खुद खाओ, अब वो ब्लोटिंग कम होगी। जैसे इंसान रात में ज़्यादा अल्कोहल ले लेता है, तो नेक्स्ट डे फेस पे ब्लोटिंग आ जाती है, लाइक डू यू हैव एनी रेमेडी फॉर इट? अगेन वाटर ही उसके, आप जिस दिन आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है आप उस दिन उसके एक दिन पहले या सेम डे आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखो बॉडी को, ज़्यादा लिक्विड लो, आपको नेक्स्ट डे मतलब इतनी ब्लोटिंग वगैरह फील नहीं होगी। अगर इंसान को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बॉडी में, तो वो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए क्या रेमेडी? डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स ले सकते हो। हाँ। जैसे कि याकूट आता है, वो Yes. दूध आता है, Yes. बटर मिल्क आता है, बटर मिल्क में फ्रोजन जीरा हम्म। और काली मिर्च, ये सब मिला के आप दो, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सैलेड, फाइबर। फाइबर। जैसे लड़कियों को पीरियड पेन में रिलीफ देने के लिए कौन से रेमेडी है, लाइक कौन से फूड्स काम आते हैं? लाइट फूड, लाइट फूड लो, आप जितना हल्का खाओगे आपको पेन उतना कम रहेगा। अगर आप अपने स्टमक को भारी कर लो उस टाइम, जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा कि वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, वो जंक फूड खाने लग जाती है क्योंकि क्या इरिटेशन होता है, लगता है कि मैं कुछ खा दूँ, कुछ खा। तो मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा वो जंक फूड खा लेती है, मीठा खा लेती हैं, उससे हेल्थ और ख़राब हो जाती है, मतलब पेन और बढ़ जाता है। तो जितना लाइट फूड खाएंगे आप, घर का बनाओ पल्सेस खाएंगे, लाइट फूड खाएंगे, तो आपको पेन कम रहेगा। भाई ऐसा देखा गया है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लड़कियां इतना पार्टीज भी करती हैं, सिगरेट पीती हैं, अल्कोहल भी लेती हैं, फिर भी फिट रहती हैं इतना एज कम्पेयर टू इंडियन वेमेन। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। हमारे यहाँ की लड़कियों की सोच क्या होता है कि आज हमारे यहाँ की इंडियन गर्ल्स ऐसा सोचती है कि वो जिम जाएंगे तो थोड़ी मैस्कुलर हो जाएंगी, वो फेमिनाइन लुक, फेमिनाइन टच खो देगी, तो वो जिम नहीं जाती, फिटनेस पे ध्यान नहीं देती। दूसरी चीज़ है डाइट, वो डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उनको लगता है कि हम घर का दलिया खाएंगे या फिर घर का बना हुआ खाएंगे, दाल रोटी चावल, तो इससे हम हेल्दी रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के लोगों का कंपेरिजन, वहाँ के लोगों से हम अपना कंपेयर करें यहाँ की लड़कियों को, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट पे बिलीव करते हैं और लाइट फूड खाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ की लड़कियाँ घर का बना हुआ हैवी फूड खा लेगी, या फिर जो उनको लगता है कि हमें पोहा खाना चाहिए स्प्रोट के, या फिर अचार पापड़ सलाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो घर पे बनती है, खाकरियाँ और जो भी हैया वगैरह, वो खा लेती हैं, तो वो फिट हो ही नहीं पाती हैं। जस्ट स्टमक का फैट जा ही नहीं पाता है, या फिर उतनी फिट दिख नहीं पाती, इतनी हेल्दी नहीं दिख पाती जितने की वो लोग दिखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक इसमें फॉल्ट घर वालों का भी है कि पेरेंट्स का सोचना है कि यार हमारी लड़की सिक्योर नहीं रहेगी अगर जिम जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं लड़कियों को, मना करते हैं कि जिम मत जाओ, वर्कआउट मत करो। थोड़ा सा उनको डर रहता है कि वहाँ जाए कुछ और कुछ ना हो जाए।
तो एक ये भी रीज़न है कि वहाँ की लड़कियों की सोच में और हमारी लड़कियों की सोच, इस कारण से वहाँ ज़्यादा फिट है लड़कियाँ और यहाँ पर थोड़ी सी कम है। भाई हर शाइनी सप्लीमेंट सेफ नहीं होता, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए सप्लीमेंट गवर्नमेंट के थ्रू पास्ड है, तो मैं कभी उसका अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ मैं ग्रे मार्केट के सप्लीमेंट के अगेंस्ट जाता हूँ हमेशा। यहाँ पर डुप्लीकेसी बहुत होती है। आप अगर दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है सप्लीमेंटेशन में। ग्रे मार्केट के सप्लीमेंट हमेशा आपको अवेलेबल हो जाएंगे कम रेट में, सेम ब्रांड के, सेम पैकेजिंग, सेम लेबलिंग, इवन पिन नंबर तक कॉपी हो जाते हैं। तो जब भी आप लो सप्लीमेंट, एक ऑथराइज डीलर से लो, जेन्युइन ब्रांड का लो, और उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके लो। अब आप देखा जाएगा कि हर बंदा सप्लीमेंट ले रहा है जिम जाने वाला, क्या वो बंदा सही जगह से ले रहा है, सही सप्लीमेंट ले रहा है, उसके बारे में नॉलेज, उसके बाद ही कोई सप्लीमेंट पे जाओ। तो पहचाने कैसे हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अब बहुत सारे करप्ट होते हैं, वैसे तो कोई नहीं पहचान सकता है, बट मैंने आपको एक चीज बोली कि ऑथराइज डीलर जो रहेगा वो हमेशा आपको सही सप्लीमेंट दे। सबसे पहले पहचानो कि आपकी सिटी में सबसे जेन्युइन सप्लीमेंट कौन बेचता है और उसके पास उसकी डीलरशिप है या नहीं है। अगर उसका डीलरशिप है तो उसका सर्टिफिकेट देखो जानिए, उसके बाद परचेज करो। और सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन सप्लीमेंट्स में, कभी भी ऑनलाइन सप्लीमेंट नहीं खरीदना। अच्छा, पर भाई जैसे एक लोकल स्टोर है वो तो बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि मतलब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? आप उसकी रेपुटेशन चेक करो ना उस बंदी की, हाँ। कि यहाँ पर कोई भी अगर जेन्युइन सप्लीमेंट नहीं बेचता है तो आज नहीं तो कल उसके रेपुटेशन पे सवाल उठता ही है, और पता लग ही जाता है कि ये बंदा कैसा काम कर रहा है। दूसरी चीज फिर आप जाके पूछो कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड आपके यहाँ रखा है इसका ऑफिशियल लेटर है आपके पास, अगर उसके पास लगा हुआ है वहाँ पर तो आप सप्लीमेंट खरीदो, वरना फिर दूसरी दुकान दे। इंदौर में अगर आप दर्शकों को हेल्प करने के लिए कोई रेकमेंड करना चाहें जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेचता हो? इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं जो जनरल सप्लीमेंट रखते हैं, जैसे कि प्रोटीन प्लानट कर एक शॉप, वो जनरल सप्लीमेंट रखते हैं वो लोग। एक अपना फिट स्क्वाड करके वो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स रखते हैं। एक अपना रॉयल न्यूट्रिशन है, वो अच्छा सप्लीमेंट रखता है। हरिओम एजेंसी, ये 3-4 अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब इनको ब्रांड्स ही बोलोगे कि जेन्युइन काम करते हैं लोग, तो इनसे परचेज कर सकते हो। तो भाई वे प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन, आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर है, एंड इज दीज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन सेफ? मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलूंगा, वे प्रोटीन पे ही जाइए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है अभी प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि उसकी अमीनो प्रोफाइल जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। अमीनो प्रोफाइल जब भी कंप्लीट होती है जब उसमें सारे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो कभी भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन में नहीं होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं वे प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो क्या ये वे प्रोटीन सेफ है वो ह्यूमन बॉडी के? 100% जेन्युइन प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा सेफ रहोगे। अच्छा, तो कोई साइड इफेक्ट देता है वे प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में? हाँ, आपकी बॉडी अच्छी चल देता है अच्छा। नहीं, जैसे आज के तारीख में बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इस चीज का नारा लगा रहे हैं कि सप्लीमेंट्स मत लो, ये वे प्रोटीन डब्बे हैं, इनको बंद करो, नेचुरल डाइट पे लो, नेचुरल बॉडी बनाओ, नो सप्लीमेंट्स। तो आपका क्या विचार है? उन्हीं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप पैसे दोगे ना और बोलोगे ये वे प्रोटीन के बारे में अच्छा बोलो तो अच्छे बोलने लग जाएंगे। तो कभी भी ये फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर पे बिलीव मत करो, बिकॉज ये पैसे के लिए काम करते हैं। इन्हें जहाँ से प्रमोशन मिलता है और जहाँ से इनको ऑडियंस गैदर करने को मिलता है ये वो काम करते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलने लगते थे। प्रोटीन 100% सेफ है। इवन मेरे फादर जिनकी एज 75 ईयर्स है और डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी मैं प्रोटीन देता हूँ। तो मैं कभी भी वे प्रोटीन को गलत नहीं बोलूँगा। मुझे हो गए करीब करीब 18 ईयर्स यूज़ करते करते आज मेरी किडनी भी हेल्दी है, मेरा लीवर भी हेल्दी है, मेरा हार्ट भी हेल्दी। तो मैं कभी भी वे प्रोटीन को गलत नहीं बोलूँगा। और ये बात रही फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, जो ये बोलते हैं ये सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बटोरने के लिए और खुद के बेनिफिट के लिए सब झूठ झूठ बोलते हैं। और भाई जो प्री वर्कआउट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे BCAA या कोई और, तो आर दीज प्रोडक्ट्स गुड फॉर योर बॉडी? देखिए, आपको पता होना चाहिए उसको यूज किसको करना है। अगर आप बात करेंगे BCAA की या फिर TAA की, जो BCAA का एडवांस फॉर्म है, तो वो उनको यूज करना चाहिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स पूरे नहीं मिल रहे हैं अपने डाइट से। बेसिकली क्या होता है कि वेजिटेरियन फूड जो होते हैं उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि पहले के बुजुर्ग बोलते थे कि जो थाली आप खाते हो वो उसमें हर कलर होना, सारे कलर्स होना चाहिए। वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट करने की 20 अमीनो एसिड्स आपको पूरे मिल जाए, इसलिए आपको पूरी थाली खाना चाहिए।
हमारे इंडियन फूड में वो सब मिल नहीं पाता है, तो ये सब प्रोडक्ट बनाए गए BCAA, EAA, ग्लूटामाइन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप बात करें BCAA लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 100% लेना चाहिए, और आप नॉन वेजिटेरियन है तो लेने की जरूरत नहीं है। प्री वर्कआउट्स आर नेसेसरी या ओवर हाइप्ड है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा यहाँ पर कि BCAA प्री वर्कआउट नहीं होता है। ओके उसको ड्यूरिंग वर्कआउट यूज करते हैं ओके हमारी रिकवरी के लिए ओके और हमारे अमीनो की रिकवरी के लिए। वो प्री वर्कआउट कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि बीटा एडेनाइन होता है, बहुत से लोग क्रिएटिन यूज करते हैं प्री वर्कआउट में, अपना L-आर्जिनिन यूज करते हैं, L-सिट्रुलिन यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्री वर्कआउट में यूज करी जाती है। लेकिन उसे यूज जब भी करना चाहिए जब अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी अमीनो प्रोफाइल पूरी हो रही है, तो आपको कोई भी प्री वर्कआउट लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक कॉफी लो जिससे कैलोरी की किक मिल जाए और आपका वर्कआउट में फोकस बना रहे। दैट्स इट। ओके भाई, अश्वगंधा हो गया, सफेद मूसली हो गई, तो ये नेचुरल बूस्टर्स है या सिर्फ ओवर हाइप्ड मार्केटिंग है? देखिए, इसमें रिसर्च हुई है, अश्वगंधा, बोक्सुरा, मूसली और ये सब सभी चीज़ों पे, और इस पे ऐसे कोई गारंटेड रिजल्ट नहीं निकले। इसमें रिसर्च अभी तक चल ही रही है कि एक्चुअल में रिजल्ट देते हैं या नहीं। तो मैं कभी भी इन सब चीज़ों को बिलीव करता नहीं हूँ कि आप अश्वगंधा, बोक्सुरा, शिलाजीत और ये सब चीज़ खाना चाहिए, बिकॉज पहली बात ये ओरिजिनल मिलते नहीं है, और ओरिजिनल मिल भी जाए तो उसके कोई ऐसे रिजल्ट नहीं है जिस पे आप क्लेम कर सकते हो या फिर कोई दावा कर सकता है कि ये 100% आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देंगे, आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी कर देंगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी कर देंगे। ठीक है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, आप इसे चलाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं चलाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो एज योर ओपिनियन आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता। ओके भाई, अगर कोई इंसान जिम चालू ही कर रहा है, बिगनर है, तो उसके लिए सेफेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है? सप्लीमेंट की बात करेंगे या डाइट की बात करें, दोनों ही डिफरेंट होती है। हाँ। अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले वे प्रोटीन लेना चाहिए उसे, और उसके बाद क्रेटिन लेना चाहिए। और अगर हम डाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले घर के फूड से आप अपनी डाइट को कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद बाहर देखेंगे मैं क्या करना है। तो भाई, जो आप बता रहे थे क्रेटीन के बारे में, तो क्या ये क्रेटीन सेफ है बॉडी के लिए? क्रिएटिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्रिएटिन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो क्रिएटिन सेफ भी है और सभी जिम गोअर्स को यूज़ करना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं कि अगर आप क्रेटीन यूज कर रहे हो तो बॉडी खराब हो जाएगी, मिथ है? ये अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं काफ़ी टाइम से और कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ उससे, कभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई, स्टेरॉइड से बॉडी तो बन जाती है पर हेल्थ खराब हो जाती है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये बहुत वास्ट डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन इस शॉर्ट में बताता हूँ आपको। सबसे पहले समझते स्टेरॉइड्स बने किसके लिए थे। स्टेरॉइड्स बने थे मेडिकल पर्पस के लिए, बॉडी की जो बीमारियां होती है उसको सही करने के लिए डॉक्टर्स ने बनाए थे, साइंटिस्ट ने बनाए थे। बट आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स उसे यूज़ करते हैं एक अच्छे स्टेज पे जाने के लिए, वहाँ तक तो ठीक है कि अगर आप एक अच्छे स्टेज पे खेलना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, तो आप स्टेरॉइड लें प्रॉपर गाइडेंस में, एक अच्छे कोच के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू। पर अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हैं या फिर आपको ऐसा कोई हेल्थ या फिर आपको कोई कॉम्पिटिशन खेलना नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। स्टेरॉइड लेने वाला बंदे को ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, और क्या तरीके हैं ऐसे इसके साइड इफेक्ट को कम करते हैं। स्टेरॉइड मेडिकल पर्पज में इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बहुत सारे मेल्स को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी, अदर बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती थी, या फिर कैंसर से लड़ने के लिए, या फिर बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां जो नॉर्मल मेडिसिन से क्योर नहीं कर दी जाती, उससे लड़ने के लिए स्टेरॉइड्स बनाए गए थे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो आज आपको पता है कि हर दूसरा बंदा ऐसा बंदा स्टेरॉइड लेता है, जो कि सेफ बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्टेरॉइड लेना चाहिए, बट हाँ, जो बॉडी बिल्डर्स इंटरनेशनल लेवल पे compete करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हैं, वो उसे यूज करें प्रॉपर गाइडेंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई, आज की तारीख में तो हर जिम में हर दूसरा बंदा स्टेरॉइड यूज कर रहा है, इंजेक्टेबल बॉडी बना रहा है, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स है? और इसका कुछ सच में बेनिफिट भी है या सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही हैं? देखिए, बेनिफिट तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे 100 में से 1% बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन साइड इफेक्ट्स मल्टीपल है। उस साइड इफेक्ट्स मैं आपको गिना भी सकता हूँ। सबसे पहले सेक्सुअल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बाल उड़ जाएंगे, थोड़ा सा ऑर्गन हेल्थ खराब हो जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऑर्गन हेल्थ खराब हो जाएगी,
एंजाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन में आने लग जाओगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपको एक लेवल पे compete करना है तो ही इस आग में हाथ डालो, अदरवाइज इस पे बिल्कुल भी इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जज नहीं कर पाते हैं कि स्टेरॉइड कौन लेता है कौन नहीं लेता है। भाई बॉलीवुड में भी स्टेरॉइड्स बहुत यूज करते हैं, जैसे एक्टर्स लोग, ऐसे सुनने में आता है कि इंजेक्शन से बॉडी अच्छी बना ली कुछ ही महीनों में, तो इसका क्या परसेंटेज है? देखिए बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चल रहा है ये, स्टेरॉइड से ज्यादा वो पेप्टाइड्स यूज करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए और भी बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं तो यूज करते हैं, क्योंकि वो एंटी एजिंग का काम करते हैं। उनके थोड़ी सी एज कम दिखने लग जाती है उससे, बॉडी मैस्कुलर दिखने लग जाती है और चेहरे पे ग्लो आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सभी चीज के बहुत ही हार्श साइड इफेक्ट्स हैं, अच्छा, जैसे कि? जैसे कि डेथ सबसे ओके। नॉर्मल चीज है। मतलब हाँ आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज जा चुके हैं। हाँ, जैसे कि अभी जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का केस हुआ, ये शेफाली जरेवाला का केस हुआ, तो इसमें भी लोग बोल रहे थे कि जिम के बाद ही हार्ट अटैक हुआ, तो स्टेरॉइड्स का भी कोई रिलेशन है इसमें? लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ कि वो जिम जाने से हुआ, क्योंकि जिम जाने से तो नहीं होता ये, हाँ फिर स्टेरॉइड लेने से हुआ है। हाँ बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 90% सेलिब्रिटीज यूज करते हैं हाँ। आज के ज़माने में स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड्स। ओके भाई, जिम में आजकल बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं कि किसी ने कार्डियो कर रहा है, अपना ट्रेडमिल पे है, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ गया, ड्यूरिंग द वर्कआउट हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक और जिम का कोई रिलेशन है? मैं आपको ये बोलूँगा, ये मिथ है, जिम जाने से कोई हार्ट अटैक नहीं आता है। इंसान को अपनी लाइफ में वो क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी सी एज में लोगों को स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, वो गलत फूड खाने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो ये सब मल्टीपल रीजन है जिसके कारण उनका ऑर्टिजोल बढ़ता है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको ब्लॉकेजेस आते हैं, ब्लड काला हो जाता है। ये सब रीजन है। और उसके बाद अगर वो गलती से जिम चले गए और गलती से वो जिम में हार्ट अटैक आ गया तो सब जिम को ब्लेम करते हैं। तो जिम का कोई रिलेशन नहीं है हार्ट अटैक से। जिम तो और आपको हेल्दी बनाता है, आपके हार्ट को और सेफ रखता है। भाई आज की तारीख में यूथ स्टेरॉइड्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है, इससे इन्फ्लुएंसर्स भी दिखा रहे हैं तगड़ी तगड़ी बॉडी, और स्टेरॉइड्स वाले मतलब पता कैसे चले कि ये इंसान की नेचुरल बॉडी है या इंजेक्टेबल बॉडी है? तो ये बहुत ही अच्छा था उसे में कैसे जज करेंगे कि ये बंदे ने स्टेरॉइड लिए हैं एग्जैक्टली नेचुरल है। हाँ उसके 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आप अपने शोल्डर को देखो, हाँ। शोल्डर कितना ब्रॉड है उसका, इससे आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज उसकी वेस्कुलरिटी देखो, आपकी उसकी वेन्स कितनी पॉपअप हो रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी बॉडी पे एक्ने है या नहीं है। अच्छा, तो ये 3 साइन होते हैं बंदे को जज करने की कि वो स्टेरॉइड लिया हुआ है या फिर नेचुरल है। तो शोल्डर को देख के कैसे पता चलेगा? थोड़ा उसकी ब्रॉड है हाँ। और उस पर वेस्कुलरिटी अच्छी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको एक्ने के निशान दिख जाएंगे या इतना का तो आप जज कर सकते हैं कि इस बंदे ने स्टेरॉइड ली। ओके, तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है? देखिए मैंने एक अच्छी स्टेज पे जाने के पहले यूज करा था और मैं उसी टाइम उससे बंद कर दिया। ओके उससे काफी टाइम हो चुका है। ओके। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि बिना स्टेरॉइड्स के एक बड़े कंपटीशन पे जाना पॉसिबल ही नहीं है? क्योंकि उसमें अगर 100 बंदे खेल रहे हैं, 100 में से 100 बंदे स्टेरॉइड लेके ही खेल रहे हैं। अच्छा। तो एक नेचुरल फिजिक और एक स्टेरॉइड वाली फिजिक आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बंदा हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। भाई जो सो नहीं सकता वो ग्रो नहीं कर सकता, तो नींद कितनी जरूरी है एक फिटनेस की जर्नी में? देखिए नींद तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप फिटनेस में जा रहे हैं तो। फिटनेस के लिए, रेगुलर लाइफ के लिए भी आपकी नींद बहुत जरूरी है। आपकी रेस्ट, आपकी रिकवरी, आपका डीप स्लीप, ये सभी आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे, आपका डाइजेशन खराब रहेगा, आप नेक्स्ट डे लेथार्जिक रहोगे, आपके नेक्स्ट डे के काम में भी बहुत ज्यादा आपको सफर करना पड़ेगा। तो नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज में। अगर हम बात करें जिम की, जिम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर लाइफ की बात करें, रेगुलर लाइफ में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से कितने घंटे की नींद काफी एक फिट बॉडी के लिए? 8 घंटे सफिशियंट है। 8 घंटे आप सोएंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी, आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएगी। अगर आप रेगुलरली जिम कर रहे हैं तो टॉप मसल रिकवरी टिप्स क्या दोगे आप? अगर आप जिम कर रहे हैं तो सबसे पहले हाइड्रेशन अच्छा रखो अपना, नींद प्रॉपर लो, डाइट प्रॉपर लो।
यही 3 चीज से आपकी रिकवरी होगी। ओके, मसल रिकवरी के लिए सिर्फ ये 3 एसेंशियल्स हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके भाई, ओवर ट्रेनिंग क्या है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए, ओवर ट्रेनिंग आपकी बॉडी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कैपेसिटी 1 आवर वर्कआउट करने की है और आप लगे हुए हैं 2 ढाई घंटे 3 घंटे वर्कआउट करने में, तो उसको ओवर ट्रेनिंग कहा जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हुई है और आप लगे हुए हैं, आपका मसल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं, तो वो भी एक ओवर ट्रेनिंग में आ जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरी लिमिट इतनी है? देखिए, जब आपका बॉडी थकने लग जाए और आपसे वेट उठना कम हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपकी बॉडी का वर्कआउट खत्म हो चुका है, ओके। कैपेसिटी खत्म हो चुकी है ना। तब आप वहीं रोक दें और अपने रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान दें। ओके, तो जैसे आपने रिकवरी बोला, तो रिकवरी के लिए टॉप 3 रिचुअल्स क्या हैं? सबसे पहला रेस्ट, हाइड्रेशन एंड डाइट। तो भाई डाइट का कैसे पता चले कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है? चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। मेरे पास WHO की रिपोर्ट है जिसमें टॉप 10 हेल्दी फूड की लिस्ट है, हाँ। टॉप 10 अनहेल्दी फूड की लिस्ट है। हाँ। देखते हैं आपको और आम आदमी को कितना पता है। तो कौन से टॉप 10 हेल्दी फूड है जो आपको लगता है आपको खाना चाहिए? भाई एग्स। थर्ड ऑन द लिस्ट। ओके, देन फिश। और ऑन द लिस्ट। चिकन। हेल्दी तो है बट नॉट ऑन द लिस्ट। ओके, देन चलो वेज का कुछ ट्राई करते हैं। स्पिनच। यस, सेवंथ ऑन द लिस्ट। दलिया। नॉट ऑन द लिस्ट। उपमा। नॉट ऑन द लिस्ट अगेन। नट्स, ड्राई फ्रूट्स। यस, फिफ्थ ऑन द लिस्ट। ओके, क्या हो सकता है? ब्रोकली। यस, ऑन द लिस्ट ऑन 8th नंबर। ओके, बाकी का आगे बता दो, नहीं पता। चाहिए। सेकंड नंबर पे ओट्स, पे एग्स, फोर्थ पे है ग्रीक योगर्ट, फिफ्थ पे है नट्स, सिक्स पे है बीन्स, सेवन पे है स्पिनच, 8 पे है ब्रोकली, ब्लूबेरीज एंड 10 पे है ऑलिव ऑयल। ओके। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 अनहेल्दी फूड की, और ये तो आप गेस कर लो। अच्छा, अल्कोहल। यस, ऑन द लिस्ट बट ऑन 9th नंबर। ओके, sugar, like anything related to मिठाई उठाई। ऑन टॉप। On top, first on the list. छोले भटूरे। यस, ट्रांस फैट फूड 10th नंबर। Okay. Then processed meat. यस, ऑन सेकंड नंबर। Okay. और क्या हो सकता है? यस करें। French fries. यस, ऑन द लिस्ट ऑन 5th नंबर। और biscuits. यस, ऑन 8th नंबर। Noodles. ऑन 7th नंबर। ये जो अपन लेस चिप्स खाते हैं। यस, ये भी है ऑन 4th नंबर। सॉरी, तो अपना ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, ये भी टॉप। नंबर 1। तो देखा, आपने सारे गेस कर लिए, मुझे पता था, तो आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। हाँ। बेसिकली ऐसा है कि सबको अपना हेल्दी और अनहेल्दी पता है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर पाते कि किस टाइम पे हमें क्या लेना चाहिए। राइट। तो भाई चलो एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे थोड़े सवाल पूछूंगा, जिसका आपको एक लाइन या 1 वर्ड में जवाब देना है। एक फिटनेस एडवाइस जो आपको 10 साल पहले आपको मिल जाती तो वो क्या होती? कंसिस्टेंसी। ओके। एक फूड जो लोग हेल्दी समझते हैं पर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है? रोटी। रोटी। एक एक्सरसाइज जो बिगनर्स अवॉइड करें? डेडलिफ्ट। एक ऐसा सप्लीमेंट जो 100% काम करता है? एक ऐसा सप्लीमेंट जो 100% आपकी बॉडी बर्बाद करता है? प्री-वर्कआउट। एक हैबिट जो मसल गेन को इंस्टेंट बूस्ट देती है? हाइड्रेशन। 90% लोग वेट लॉस में फेल होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो भूखे रहते हैं। अच्छा, अल्कोहल का एक मिथ जो इंसान मानता है? यही कि लोगों को लगता है कि वो माइंड रिलैक्स करता है, रोज में बोले एंजाइटी को बढ़ाता है। ओके। फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ? सप्लीमेंट या डब्बे नहीं लेना चाहिए। बॉलीवुड का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन रियल है? सोनू सूद का ओके। वो रियल है, एंड अनिल कपूर, अभी आपने देखा होगा सी बहुत चीज कल, अनुपम के, ये सब रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। सिर्फ अगर 15 मिनट वर्कआउट करना हो तो बेस्ट वर्कआउट क्या होगा? आप लोअर बॉडी का वर्कआउट कर लो, स्क्वाट लगा लो, ओके। फुल बॉडी का हो जाएगी। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज इन अ डे? मेरी डेडलिफ्ट है।
डेडलिफ्ट। ऑल्दो रिस्की है, हाँ। मुझे उसमें बहुत मजा आता है मेरा। ओके, एक गलती जो डाइजेशन खराब कर देती है। एक गलती जो डाइजेशन खराब कर देती है, बहुत सारी गलतियां हैं, बट हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक भूखे रहेंगे तो आपका डाइजेशन 100% खराब होगा। ओके, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए एक रिचुअल, डेली वर्कआउट करिए और इन वन लाइन, एक लाइफ मंत्रा। हेल्दी लाइफ इज हेल्दी लाइफ। वेरी नाइस। चलिए नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन योर शो। यस।